जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एग्जाम कोचिंग सेंटर में। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर क्या होगा? तीसरा नंबर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन में क्षणिकवाद का संबंध निम्न में से किस धर्म या दर्शन से। क्वेश्चन पहला में है आपका कि क्षणिकवाद का संबंध निम्न में से किस धर्म या दर्शन से है। तो कौन सा हो जाएगा? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब बात आती है क्षणिकवाद। क्षणिकवाद को और किस नाम से जाना जाता है? क्षण भंगुर वाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षण भंगुर वाद के नाम से भी क्षणिकवाद को जाना जाता है। वहीं बात करें महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने संसार संसार को अस्थिर और क्षणिक कहा है। क्या कहा? आपको क्षणिक कहा है। तो क्या देखे, क्षण आपको क्षणिकवाद को क्षण भंगुरवाद भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने संसार को अस्थिर या क्षणिक कहा है। इसके बाद अगर महात्मा बुद्ध की बात किया जाए तो महात्मा बुद्ध के अनुसार आत्मा भी जो है आपका क्या है? क्षणिक है। आत्मा भी क्या है? क्षणिक है। वहीं बात करें बौद्ध धर्म की संस्थापक की बात करें तो कौन है? गौतम बुद्ध है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध है, जिसको एशिया का ज्योतिषपुंज के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? एशिया का ज्योतिषपुंज के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध की जन्म की अगर बात करें तो कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कब हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। अगर इनकी पिताजी का नाम पूछा जाए, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुदोधन था। क्या नाम था? सुदोधन था। जन्म देने वाली माँ की बात किया जाए, माया देवी थी। कौन थी? माया देवी थी। वहीं इसकी लालन पालन करने वाली माँ का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। कौन थे? प्रजापति गौतमी थे। वहीं बात करें गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में किनके साथ हुआ? यशोधरा के साथ हुआ। किनके साथ हुआ? यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, और गृह त्याग की घटना को ही क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया। अगर बात किया जाए इनके प्रथम गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम था। इनके प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम, जिन्होंने, यह कहाँ के रहने वाले थे? वैशाली के रहने वाले थे। इन्होंने इनको सांख्य एवं शून्य का ज्ञान दिया था। सांख्य एवं शून्य का ज्ञान देने वाले कौन थे? अलार कलाम थे। गौतम बुद्ध के द्वितीय गुरु का अगर बात किया जाए तो वह कौन था? रुद्रक रामपुत थे। कौन थे? रुद्रक रामपुत, जो कहाँ के रहने वाले थे? राजगीर के रहने वाले थे। इन्होंने योग का ज्ञान दिया था। क्या चीज का ज्ञान दिया था? योग का ज्ञान दिया था। अब बात किया जाए कि गौतम बुद्ध की चर्चा किया जाए तो गौतम बुद्ध को उरुवेला में 5 साधु अर्थात ब्राह्मण मिले थे, जिनका नाम था कोंडिया बप्पा भादिया, महानामा और आसांगी। कौन था? आसांगी। कोंडिया बप्पा भादिया और महानामा, और कौन था? आसांगी था। अगर बात किया जाए गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। और कौन सी भाषा में दिया? पाली भाषा में। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पे दिए थे? शरावस्ती में। कहाँ दिए थे? शरावस्ती में। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पे दिया था? शरावस्ती में दिया था। जिसको क्या कहा जाता? प्रथम उपदेश को ही कहा जाता धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या कहा जाता? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इनकी मृत्यु की बात करें तो गौतम बुद्ध का मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो जाता है, जिनको क्या कहा जाता? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना था। किस नाम से जाना था? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है।
अब बात करेंगे कि गौतम बुद्ध के आपका बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीति हुआ था, जिसमें प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें 483 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। यह कहाँ पे रहा था? आपका राजगिरी में। कहाँ पे रहा? राजगिरी में। जिसकी अध्यक्षता क्या था? महाकश्यप के द्वारा। किनके द्वारा? महाकश्यप। शासन चल रहा था अजात शत्रु का। किनका था? अजात शत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात किया जाए 383 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। यह रहा था वैशाली में। जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? साबा कामी। कौन कर रहे थे? साबा कामी। और इसमें शासन चल रहा था काला शोक का शासन चल रहा था। किनका? काला शोक का शासन चल रहा था। तृतीय बौद्ध संगति की बात करें 250 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 250 ईसा पूर्व में। और कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। जिसकी आपका अध्यक्षता क्या था? मोगली पुत्र 30 ने। किन्होंने क्या था? मोगली पुत्र 30 के द्वारा शासन चल रहा था अशोक का। किनका चल रहा था? अशोक का। चौथे बौद्ध संगीति की बात किया जाए 98 ईस्वी में हुआ था, और यह हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। और इसका अध्यक्षता क्या था? वसुमित्र के द्वारा अध्यक्षता किया था। शासन किनका था? कनिष्क का शासन था। किनका शासन था? कनिष्क का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में आपको मिलान करने को दिया हुआ है कि सहाना ए मंडी किन्होंने शुरू किया? अलादीन खिलजी। सहाना ए मंडी, अलादीन खिलजी। महलवाड़ी प्रथा का जन्मदाता किनको कहा जाता? हॉल्ट मैकेंजी। महलवाड़ी का जन्मदाता किनको कहा जाता? हॉल्ट मैकेंजी को। हिंद स्वराज की बात करें तो महात्मा गांधी के द्वारा, और सुलह ए कुल की बात करें तो अकबर के द्वारा। सुलह ए कुल किनके द्वारा? अकबर के द्वारा। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? B.R. अम्बेडकर को भारत में दलित आंदोलन का जनक माना जाता है। उनके संबंध में लिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन क्या है? असत्य है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो उनका जन्म महार परिवार में हुआ था। बिल्कुल सही दिया है। भीमराव अंबेडकर का जन्म कौन सी परिवार में हुआ था? महार परिवार में हुआ था। वर्ष 1931 में उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था? नहीं, 1927 में। कब किया था? 1927 में। तो इसमें गलत कौन हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब बात यहाँ पे आती है कि इन्होंने इस प्रकार का कितना आंदोलन किया था? 3 आंदोलन। मंदिर में प्रवेश को लेकर इन्होंने 3 आंदोलन किया था 1927 से लेकर 1935 तक। 1927 से लेकर 1935 तक। अगला क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। 4 में क्या दिया है आपका? दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज के रूप में प्रसिद्ध वैद्य समाज की स्थापना किन्होंने किया था? तो घरालू नायडू ने। किन्होंने किया था? घरालू नायडू। दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज के रूप में प्रसिद्ध वैद्य समाज की स्थापना घरालू नायडू ने कब किया था? 1864 में। कब की जाती है? 1864 में की जाती है। इसके अलावा अगर और कुछ जाने हम लोग, शारदा सदन। शारदा सदन की बात किया जाए, शारदा सदन की स्थापना किन्होंने किया था? रामाबाई के द्वारा। किनके द्वारा? रामाबाई के द्वारा। वहीं मुस्लिम लीग की बात किया जाए, मुस्लिम लीग का गठन आपका किन्होंने किया था? आगा खां और किन्होंने किया था? सलीमुल्लाह खां। किन्होंने किया था? आगा खां और सलीमुल्लाह खां। उसके बाद अगर बात किया जाए हिंदू महासभा की बात करें, इसका स्थापना क्या? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। किनके द्वारा किया गया? मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया। विश्व भारती की बात करें, विश्व भारती की स्थापना किन्होंने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किन्होंने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। किनके द्वारा किया गया? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? थियोडर बैंक मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ का प्रथम क्या रहे थे? प्राचार्य रहे थे। प्रथम प्राचार्य रहे थे। प्रथम क्या रहे थे? प्राचार्य रहे थे। तो थियोडर बैंक मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का प्राचार्य रहे थे। बिल्कुल सही है। इल्बर्ट बिल रिपन के समय में कब आया था? 1883 में। कब आया था? 1883 में इल्बर्ट बिल रिपन के समय में। फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सी अधिवेशन की अध्यक्षता करता? आपका 1890 जो कहाँ हुआ था? कलकत्ता।
कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता के द्वारा 1890 में किया गया था। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। बदरुद्दीन तैयब या मुस्लिम लीग नहीं, बदरुद्दीन तैयब जी जो था यह आपका कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन, कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता 1887 में किया था, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो यह आपको गलत हो जाएगा, 4 नंबर सही है, 1 2 और 3 कौन हो जाएगा, 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी नंबर। अगला क्वेश्चन पे आएंगे 6 नंबर। 6 नंबर का रहा है प्रसिद्ध कविता बटोहिया निम्न में से किसकी है। प्रसिद्ध कविता क्या आपका प्रसिद्ध कविता बटोहिया निम्न में से किसकी रचना है, तो रघुवीर नारायण का। किनका है, रघुवीर नारायण का है। इन्होंने आपका रघुवीर नारायण जो है आपका खड़ी बोली, खड़ी बोली, खड़ी बोली और भोजपुरी, खड़ी बोली और भोजपुरी दोनों में इन्होंने काव्य की रचना की थी। दोनों में इन्होंने क्या है, काव्य की रचना किया। ऑप्शन नंबर 2 में आएंगे शिव पूजन सराय। इन्होंने देहाती 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 दुनिया का रचना किया। देहाती दुनिया की रचना इन्होंने कब किया, 1926 में। कब किया, 1926 में। अगर आपसे पूछा जाए कि देहाती दुनिया का रचनाकारक कौन था, शिव पूजन सराय 1926 में देहाती दुनिया। वे दिन वे लोग की भी रचना किन्होंने किया है, तो वह था आपका शिव पूजन सराय ने। उसके बाद मेरा जीवन का भी रचना किन्होंने किया, शिव पूजन सराय ने। उसके बाद देखेंगे विभूति ग्राम सुधार, विभूति ग्राम सुधार की अगर बात करें, इसकी भी रचना किन्होंने किया, तो शिव पूजन सराय ने। अब आता मोहनलाल महातो। इन्होंने निर्मालय की अगर बात करें, निर्मालय की स्थापना इन्होंने कब किया, 1926 में। एक तारा नामक पुस्तक की रचना भी किन्होंने कहा, मोहनलाल महातो के द्वारा किया गया। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, 7 में दिया है कि गंडमक की संधि द्वारा निम्न में से युद्ध की समाप्ति हुई थी, तो वह कौन सा था, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था 1700 आपका 1800 होगा या 1700 होगा, 1878 से लेकर 80, 1878 से लेकर 80 के बीच में हुआ था। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की बात करें 1852 से 53, कब हुआ था, 1852 से 53। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध की बात करें 3 मई 1919, छोटा सा आंदोलन था, 3 मई 1919 से 8 अगस्त 1919 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ कि मौर्योत्तर काल में अग्रहार का आशय क्या होता है, तो ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि। कौन होता है, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि। अब बात आती है कि ब्राह्मणों में सबसे पहले भूमि देने की शुरुआत किन्होंने किया, तो वह सातवाहन शासक ने किया। किन्होंने क्या, सातवाहन शासक ने किया। अगर आपसे पूछा जाए ब्रह्मदे मतलब ब्राह्मणों को भूमि दान देने की शुरुआत किन्होंने किया, सातवाहन शासक ने किया था। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था, सिमुक था। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था, सिमुक, जिन्होंने 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की स्थापना किया था। वहीं बात करें कि आपको ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला मुस्लिम शासक पहला कौन था, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था, वह था फिरोज शाह तुगलक। कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। कौन था, फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश का था। और तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जिन्होंने दास प्रथा का, सबसे ज्यादा दास किनके समय में रहता था, फिरोज शाह तुगलक। दीवाने बंदगान की स्थापना किन्होंने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला आएंगे 9 नंबर। 9 में कह रहा निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है। 9 में दिया है हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया। हड़प्पा का उत्खनन 1921 में हुआ, बिल्कुल सही है। वर्तमान में हड़प्पा कहाँ पे है, पाकिस्तान में, यह भी सही है। हड़प्पा ब्यास नहीं रावी नदी के तट पर है, तो यह गलत हो गया। हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन था, दयाराम साहनी। कौन था, दयाराम
शाहानी था। कौन था? दयाराम साहनी था। 1921-22 में इन्होंने इसकी उत्खनन किया था। तो यह भी ऑप्शन गलत होगा। छत्रवाला तम्ररथ हड़प्पा से मिला है, बिल्कुल नहीं मिला है यहाँ पे। तो हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? कांस्युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? कांस्युगीन सभ्यता थी। तो इसमें सही कौन हुआ? 1 और 2। कौन हुआ? 1 और 2। अगला क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 10। दिल्ली में मदरसा, दिल्ली में क्वेश्चन दिया है, दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना निम्न में से किसने किया था? तो वह महाम अनगा ने किया था। किन्होंने किया था? महाम अनगा। यह अकबर की माता हुई करती थी। कौन थी यह? अकबर की माता। चलिए जलेंगे हम लोग। तो हाँ, अगर बात करें मदरसा, मदरसा ए बेगम, मदरसा ए बेगम की स्थापना किन्होंने किया? तो महानामा अंगा के द्वारा किया गया था। अब अकबर के बारे में जानेंगे, क्योंकि आपका महाम अनंगा कौन थी? अकबर की मां थी। तो अकबर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अकबर का जन्म की अगर बात किया जाए 15 अक्टूबर 1542 में। तो अगर बात किया जाए अकबर का जन्म कब होता? 15 अक्टूबर 1542। अकबर का बचपन का नाम अगर आपसे पूछा जाए, जलाल था। अकबर के बचपन का नाम क्या था? जलाल था। अगर अकबर का राज्याभिषेक, अकबर का राज्याभिषेक की बात किया जाए तो कब हुआ? 14 फरवरी 1556। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को होता है। और यह कहां पे हुआ था अकबर का राज्याभिषेक? पंजाब के आपका करनौल में। कहां पे हुआ था? करनौल में हुआ था। अब बात करें अकबर के समय में महत्वपूर्ण घटना कौन कौन थी? तो वह था आपका पानीपत। पानीपत का क्या था? द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब रहा था? आपका 5 नवंबर 1556। 5 नवंबर 1556 यह रहा था अकबर और हेमू के बीच। किनके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। इसमें विजय कौन हुआ था? अकबर विजय हुआ था। कौन विजय हुआ था? अकबर। इसके बाद अगर बात किया जाए हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी की युद्ध की बात करें, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 18 जून 1576 को। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को होता। यह महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, यह महाराणा प्रताप और किनके बीच हुआ? अकबर के बीच हुआ। और इसमें भी विजय कौन हुआ था? अकबर ही विजयी हुआ था। अगर बात करें अकबर का सेनापति कौन था? तो अकबर का सेनापति था मान सिंह। अकबर का सेनापति कौन हुआ करता था? मान सिंह हुआ करता था। उसके बाद दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? वह अकबर ही था। दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? अकबर ही था। अगर बात किया जाए दीन ए इलाही और अंतिम हिंदू शासक की बात करें तो वह कौन था? राजा बीरबल था। कौन था? राजा बीरबल था, जिनको महेश दास कहा जाते हैं। महेश दास को ही राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी। अगर बात करें अकबर का चित्रकार, अकबर की अगर चित्रकार की बात करें, अकबर का चित्रकार कौन था? तो दसावन और कौन था? वसावन था। दसावन और कौन था? बसावन। अकबर के चित्रकार का नाम क्या था? दसावन और बसावन था। अगर बात करें इनके समय में आपका संगीतकार, इनके समय में संगीतकार कौन हुआ करते थे? तानसेन बाजू बाबर कई थे, लेकिन इसमें तानसेन का नाम अगर बात किया जाए, तानसेन का मूल नाम क्या था? राम तनु पांडे। क्या नाम था? राम तानु पांडे। तो तानसेन का वास्तविक नाम था राम तानु पांडे। तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किन्होंने दिया था? अकबर ने दिया था। तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किन्होंने दिया था? अकबर ने ही दिया था। अब बात करेंगे अकबर के द्वारा कई चीज का अंत किया गया, इसमें जानेंगे। सबसे पहले दास प्रथा का अंत। दास प्रथा,
दास प्रथा का अंत अकबर ने कब किया? 1562 में। दास प्रथा का अंत 1562 में किया। उसके बाद हरम, हरम दल से मुक्ति अकबर ने कब पाई? 1562। हरम दल से मुक्ति 1562 में। उसके बाद तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा की बात करें, तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब हुआ? 1563 में। जाजिया कर, जाजिया कर की समाप्ति, जाजिया कर की समाप्ति की बात करें 1564, जाजिया कर की समाप्ति 1564 में। उसके बाद इबादत, इबादत खाने, इबादत खाने, इबादत, इबादत खाने की स्थापना 1575। इबादत खाने की स्थापना 1575। इबादत खाने में सभी धर्म को प्रवेश, इबादत खाने में सभी धर्म को प्रवेश की अनुमति कब मिला? 1578 में। कब मिला? 1578 में। उसके बाद मजहर की घोषणा, मजहर की घोषणा की बात करें, मजहर की घोषणा कब होती है? 1579। कब होती है? 1579 में। उसके बाद इलाही, इलाही, इलाही संबंध, इलाही संबंध की शुरुआत कब होता है? 1583। इलाही संबंध की शुरुआत कब होती है? 1583। राजधानी, राजधानी, राजधानी लाहौर स्थानांतरित, राजधानी लाहौर स्थानांतरित कब हुआ? 1585। अकबर ने राजधानी लाहौर स्थानांतरित कब किया? 1585। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्या जाए? मरिया प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था? किन्होंने किया था आपका? यह खोंड जनजाति ने किया था। किन्होंने किया था? खोंड। यह जो आपका मारिया प्रथा है, यह मारिया प्रथा खोंड जनजाति के द्वारा कहाँ पे मनाया जाता है? उड़ीसा राज्य में। कौन सी राज्य में? उड़ीसा। तो मारिया प्रथा कहाँ पे प्रचलित है? उड़ीसा में। कौन सी जनजाति के द्वारा? खोंड जनजाति के द्वारा। अगर बात करें यहां पर फकीर, फकीर विद्रोह, फकीर विद्रोह की बात करें, इसकी अध्यक्षता किन्होंने किया था? मजनून शाह के द्वारा। किनके द्वारा किया गया? मजनून शाह के द्वारा किया गया फकीर विद्रोह। उसके रंगपुर, रंगपुर विद्रोह की बात करें, रंगपुर विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? धीरज, धीरज नारायण। कौन था? धीरज नारायण था। उसके बाद चेरो विद्रोह की बात करें, चेरो विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? भूषण सिंह था। कौन था? भूषण सिंह था। चेरो विद्रोह कौन था? भूषण सिंह। उसके बाद अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह की बात करें, उसके बाद कौन था आपका? गोमधर, गोमधर कुंवर। कौन था? गोमधर कुंवर था। उसके बाद अगर बात करें कोल विद्रोह, कोल विद्रोह की बात करें, कोल विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था आपका? बुद्धू भगत। कौन था आपका? बुद्धो भगत था। कौन था? बुद्धो भगत। उसके बाद खांसी विद्रोह की बात करें, खांसी विद्रोह, खांसी विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? तीरथ सिंह। कौन था आपका? तीरथ सिंह था। कौन था? तीरथ सिंह। एक बार बात बताएंगे क्या क्या देखे? फकीर विद्रोह मजनून शाह के द्वारा, रंगपुर विद्रोह आपका धीरज नारायण सिंह के द्वारा, चेरो विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? भूषण सिंह, अहोम विद्रोह का नेतृत्व करता गोमधर कुमार, कोल विद्रोह का नेतृत्व करता बुद्धो भगत और खांसी विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? तीरथ सिंह। कौन था आपका? तीरथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर। 12 नंबर में मिलान करने को दिया है। क्या कर रहा है? मराठा शासक की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ निम्नलिखित में से मिलान करें। तो सचिव किनको कहा जाता था? आपका प्रचार प्रभारी को कहा जाता था। तो यहाँ पर मिलान करने को दिया है कि आपका सचिव किनको कहा जाता था? प्रचार प्रभारी को। पेशवा की बात करें तो कौन होता था? प्रधानमंत्री। पेशवा किनको कहते थे? प्रधानमंत्री। सामंत की बात करें, विदेश मंत्री। सामंत कौन होते थे? विदेश मंत्री। आमद की बात करें तो कौन था? विदेश आपका वित्त मंत्री। आमद कौन होता था? वित्त मंत्री। तो कौन ऑप्शन बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 13। अमेरिकी ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब निम्न में से किसने जीता था? कार्लोस अल्कराज के द्वारा। किनके द्वारा जीता गया? कार्लोस अल्कराज। अमेरिकी ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किन्होंने जीता? कार्लोस अल्कराज ने जीता। वहीं आपको बात करें अमेरिका, अमेरिका का महिला में विजेता कौन था आपका? आर्यना, आर्यना
शबलेंका। कौन था? आर्याना शबलेंका था। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें, ऑस्ट्रेलियन ओपन कब होता है आपका? 2025 में। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें, आपका अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन दोनों किस पे खेला जाता? हार्ड कोर्ट पे खेला जाता। ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष विजेता कौन था आपका? तो वही कार्लोस अल्कराज है। कौन है आपका? कार्लोस अल्कराज है। कौन है आपका? कार्लोस अल्कराज। महिला विजेता की बात करें, महिला कौन था आपका? एरानी आपका एरिना एरिना रिविनका। कौन था? एरिना रिविनका। उसके बाद अगर बात करें फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन किस पे खेला जाता? फ्रेंच ओपन की बात करें 2025, फ्रेंच ओपन किस पे खेला जाता? मिट्टी पे। फ्रेंच ओपन खेला जाता मिट्टी पे। फ्रेंच ओपन का पुरुष विजेता की बात करें, वह था कार्लोस अल्कराज। कौन था आपका? कार्लोस अल्कराज था। कौन था? कार्लोस अल्कराज। उसके बाद अगर बात करें महिला विजेता कौन था? कोको गफ था। कौन था? कोको गफ। कौन है आपका? कोको गफ है। इसके बाद अगर देखेंगे आपका बीवर्ल्डन, बीवर्ल्डन की बात करें, बीवर्ल्डन 2025 या किस पे खेला जाता? घास पे। बीवर्ल्डन खेला जाता घास पे। बीवर्ल्डन का पुरुष विजेता की अगर बात करें तो वह कौन था आपका? जैनिक सीनर। पुरुष विजेता की अगर बात करें बीवर्ल्डन में, तो इसका भी आपका कौन हो जाएगा? जैनिक सीनर। कौन हो जाएगा? जैनिक सीनर। और महिला में कौन हो जाएगा? ईगा स्विटेक। कौन हो जाएगा? ईगा स्विटेक हो जाएगा। अब आता है एगो कौन बच गया आपका? अमेरिकन ओपन। अमेरिकन ओपन की बात करें, पुरुष विजेता कौन था आपका? कार्लोस अल्कराज। कौन सा था? कार्लोस अल्कराज। और महिला विजेता की अगर बात करें, पुरुष विजेता अगर बात करेंगे अमेरिका का, महिला विजेता कौन हो जाएगा? तो महिला में आपका अमेरिका का कौन हो जाएगा? आर्याना सबलेंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कितना है? कितना है? 102 नंबर पे है। वैश्विक भूख सूचकांक 2000 भारत में 2025 में भारत का नंबर पे 102। इसके अलावा अगर जाने नेटवर्क नेटवर्क रेडीनेक्स इंडेक्स की अगर बात करें, इसमें भारत कितना नंबर पे है? 45वां। रेडीनेस इंडेक्स में भारत कितना है? 45 नेटवर्क रेडीनेस में। उसके बाद भ्रष्टाचार में भारत कितना नंबर पे है? आपका 91 है। कितना है? 91। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 91 है। उसके बाद हेनले पासपोर्ट में भारत का रैंक कितना है? 75 है। हेनले पासपोर्ट में भारत का रैंक 75 है। उसके बाद वेस्पिक पासपोर्ट रिपोर्ट की बात करें, भारत आपका 67 है। कितना आपका? 67 है। उसके बाद वेस्पिक जलवायु सूचांक में भारत का रैंक 15 है। कितना आपका? 15 है। उसके बाद अगला देखेंगे हम लोग वैश्विक शांति सूचांक की बात करें 115 है। ग्लोबल जेंडर गैप की बात करें 131। कितना है? 131 है। उसके बाद मानव विकास सूचांक भारत कितना है आपका? 130 है। उसके बाद विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 151 है। अब जानेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान 118 है। कितना आपका? 118 है। चलेंगे क्या क्या जाने इसमें हम लोग। सबसे पहले नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 45 है। भ्रष्टाचार में भारत का स्थान 91 है। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 75 है। वैश्विक पासपोर्ट में भारत का स्थान 67 है। वैश्विक जलवायु जोखिम में 15 है। वैश्विक शांति में कितना? 115 है। ग्लोबल जेंडर गैप में 131 है। मानव विकास सूचकांक में 130 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता में 151 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? 118 है। अगला क्वेश्चन पे आएंगे। 15 नंबर में दिया है
कि प्रवीण कुमार को हाल ही में बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उपरोक्त संबंध में कौन सा कुट सही है? प्रवीण कुमार 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी है। बिल्कुल सही है, प्रवीण कुमार आपको 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, इन्होंने दलजीत सिंह का स्थान लिया है, यह भी सही है। बीएसएफ की स्थापना 1965 में की गई था, यह भी सही है। आईटीबीपी आपको आ जाएगा उसके बाद। तो बीएसएफ की स्थापना कब हुआ? 1965 में। तो ऑप्शन कौन बन जाएगा? 1 2 3, मतलब सभी इसमें क्या आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार की अगर बात किया जाए, बुकर पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? तो किनको दिया गया? आपका डेविड स्लेजे को। किनको दिया गया? डेविड स्लेज को। वहीं बात करें अंतर्राष्ट्रीय आपका बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करें, वह किनको मिला? तो बानू मुश्ताक को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किनको मिला था? बानू मुश्ताक को मिला था। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पटना मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन अक्टूबर 2025 में किनके द्वारा किया गया था? तो नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। किनके द्वारा किया गया? नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। कब हुआ था? तो यह 6 अक्टूबर 2025 को उद्घाटन किया गया था। अब देखेंगे यह कहां से कहां तक चला था? तो न्यू आई एस बीटी कौन हो जाएगा? बीटी मेट्रो ले से कहां तक चला था? भूतनाथ। कहां तक चला? भूतनाथ पड़ता है राजेंद्र नगर के बगल में। तो क्या देखिए, न्यू आरएसबीटी मेट्रो कहां से कहां तक चला? भूतनाथ। इसमें पहले चरण को नाम क्या दिया गया? प्रायोरिटी आपका कॉरिडोर। क्या दिया गया? प्रायोरिटी कॉरिडोर के नाम से इसको जाना गया था। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में किस देश ने अपना एआई मंत्री डीएलए को अपना मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया? वह कौन था? अल्बानिया है। कौन है? अल्बानिया। हाल ही में किस देश ने अपने एआई मंत्री डीएलए को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया? वह कौन था? अल्बानिया। जापान। अल्बानिया की अगर राजधानी की बात करें, तीराना। क्या था? तीराना। उसके बाद जापान की राजधानी की बात करें तो वह आपको क्या था? टोक्यो। जापान की राजधानी क्या था? टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो। चीन की राजधानी की बात करें, बीजिंग हो जाएगा। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। आर्मीनिया की राजधानी की बात, यर्मनी, एरेवान। क्या था? एरेवान था। क्या था? एरेवान। एरेवान क्या होगा? एरेवान था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 में है, 19 में दिया है कि दम्बिगत फिल्म अभिनेता श्री धर्मेंद्र जी को कौन सा पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो क्या दिया गया इनको? पद्म विभूषण दिया गया। क्या दिया गया? पद्म विभूषण। तो दम्बिगत फिल्म अभिनेता श्री धर्मेंद्र जी को कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया? पद्म विभूषण से आपका नवाजा गया। बात करें पद्म विभूषण कितना व्यक्ति को दिया गया? 131। 2026 में कितना व्यक्ति को मिला? 131। 131 में बात करें तो 113 को क्या मिला है? पद्म श्री मिला। 113 को क्या मिला? पद्म श्री। उसमें से और बात करें 13 को पद्म भूषण मिला। क्या मिला? पद्म भूषण। और 5 को क्या मिला है? पद्म विभूषण। क्या मिला है? पद्म विभूषण। क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला है। इसमें से अगर बात करें 131 में से 19 महिला है। क्या है? आपका महिला को दिया गया है। उसके बाद 6 को क्या है? विदेशी नागरिक है। और 16 को मरणोपरांत व्यक्ति को मिला है। किनको मिला है? 16 को मरणोपरांत व्यक्ति को दिया गया है। वहीं बात करें बिहार के कितना विभूति को, तो बिहार के 3 विभूति को, बिहार के 3 विभूति को कौन सा पुरस्कार मिला? पद्म श्री पुरस्कार। कौन मिला? पद्म श्री पुरस्कार मिला। हुआ व्यक्ति था भरत सिंह भारती। कौन था? भरत सिंह भारती। बिहार से संबंध है। दूसरा आ जाएगा गोपाल जी
त्रिवेदी। कौन था? गोपाल जी त्रिवेदी। उसके बाद विश्वबंधु। कौन था? विश्वबंधु था। दूसरा तीसरा कौन था? विश्वबंधु। इसके बाद 5 को जो पद्म विभूषण दिया गया, वह 5 को पद्म विभूषण में पहला व्यक्ति है धर्मेंद्र सिंह। जो आपका क्वेश्चन था धर्मेंद्र सिंह, पहला हो जाएगा धर्मेंद्र सिंह देवल। यह कला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और यह कहां से है? महाराष्ट्र राज्य से है। दूसरा अगर बात करें एन राजन, कौन हो जाएगा? एन राजन। एन राजन की अगर बात करें, यह कला के क्षेत्र से है, कहां से है? यूपी से है। तीसरा बात करें पी नारायण, कौन आ जाएगा? पी नारायण। यह साहित्य एवं शिक्षा से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ? साहित्य एवं शिक्षा से जुड़ा हुआ। उसके बाद चौथा बात करें बी एस अच्युत आनंद। अच्युत आनंद, इनका संबंध सार्वजनिक मामले में है। किससे है? सार्वजनिक मामले। पांचवा व्यक्ति की बात करें के टी थॉमस। कौन था? के टी थॉमस। कौन था? के टी थॉमस। इनका संबंध सार्वजनिक मामले से। एक बार पुनः ये सुन लेंगे। 5 को जो पद्म विभूषण दिया गया वह धर्मेंद्र सिंह देवल था, कला महाराष्ट्र से। एन राजन को दिया गया कला उत्तर प्रदेश से। पी नारायणन को दिया गया साहित्य के क्षेत्र में। बी एस अच्युत आनंद को दिया गया साहित्य में। और के टी आपका थॉमसन की बात करें, यह भी आपका संबंध किससे रखता है? सार्वजनिक मामले से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी की कौन सी शहादत दिवस मनाई गई? तो 350। कौन सी मनाई गई है? 350। अगला देखेंगे 21 नंबर। बजट 2026-27 में रक्षा हेतु कितना बजट अनुमानित किया गया? 7.8 लाख करोड़। कितना किया गया? 7.8 लाख करोड़। और अगर बात किया जाए या पिछले बजट से कितना % अधिक है, तो 14% अधिक है। पिछले बजट से कितना अधिक है? 14% अधिक है। नेक्स्ट देखेंगे 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2025 में अंकटाड का 16वां शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? कहां पे किया जाएगा? स्विट्जरलैंड, जेनेवा। 2025 में अंकटाड का 16वां शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? जेनेवा में किया जाएगा। अगला देखेंगे 23 नंबर। 23 में कह रहा है कि आफ्टर मी चाउस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? एमजे अकबर है। आफ्टर मी चाउस के लेखक कौन है? एमजे अकबर है। इनके अलावे अगर बात करें अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेटमेंट, इसका लेखक कौन था आपका? विजय गोयल था। कौन था? विजय गोयल था। कौन था? विजय गोयल। अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेटमेंट किनका था? विजय गोयल का है। हो आपका हॉट स्टार्ट ऑफ डेस्टिनी के लेखक कौन था? आपका मनोज मुकुंद नरवाने। कौन था? मनोज मुकुंद नरवाने। तो फोर्थ स्टॉप ऑफ डेस्टिनी किनका था? मनोज मुकुंद नरवाने का। उसके बाद एग्जाम वॉरियर की बात करें, एग्जाम वॉरियर किनका था? नरेंद्र मोदी का। किनका है? नरेंद्र मोदी का है। उसके बाद आकाश की अगर बात करें, आकाश किनका है? जी चंद्रमौली। किनका है? जी चंद्रमौली का है। किनका है? जी चंद्रमौली। जो आप देखते हैं 15वां जनगणना आयोग का कौन है? जी चंद्रमौली जी है। उसके बाद अगर बात करें चुनौतियां हमें पसंद है। चुनौतियां हमें पसंद है, यह किनका है? आपका सुदेश धनखड़ का। किनका है? सुदेश धनखड़ का है। मैंने कैंसर को जीत लिया, यह किनका है? विजय आनंद
आनंद रेड्डी का है। किनका है? विजय आनंद रेड्डी का है। तो कौन कौन देखे यहाँ पर? अटल बिहारी वाजपेयी। द इंटरनल स्टेटमेंट किनका था? विजय गोयल का। फोर्थ स्टॉप ऑफ डेस्टिनी किनका है? मनोज मुकुंद नरवाने का। एग्जाम वॉरियर की बात करें किनका? नरेंद्र मोदी का। आकाश किनका है? जी चंद्रमौली जी का है। चुनौतियां हमें पसंद है, सुदेश धनखड़ का। किनका है? सुदेश धनखड़ का है। उसके बाद मैंने कैंसर को जीत लिया, विजय आनंद रेड्डी का है। किनका है? विजय आनंद रेड्डी का है। अगला देखेंगे 24 बजट 2026-27 में महिला को क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु किसकी घोषणा की गई है? तो किसका किया गया है? सी मार्क स्कीम का। किनका किया गया? सी मार्क स्कीम का किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? 25 में दिया है कि कोर उद्योग सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 2011-12। क्या है आपका? 2011-12 है। अगला क्वेश्चन 26 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? 5 सितंबर 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? 5 सितंबर 2005 को। अगला देखेंगे 27 गोल्डन स्टेट प्रमाण पत्र किससे संबंधित है? तो यह निर्यातकों से संबंधित है। किससे संबंधित है? निर्यातकों से संबंधित है। अगला देखेंगे 28 भारत सरकार द्वारा जारी एबीसी सूचकांक का संबंध किससे है? तो किससे है? स्वास्थ्य है। भारत सरकार द्वारा जारी एबीसी सूचकांक का संबंध किससे है? स्वास्थ्य से है। अगला 29 नंबर निम्न में से कौन मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है? तो कौन नहीं है? खुले बाजार की क्रिया नहीं है। निम्न में से कौन मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है? खुले बाजार की क्रिया। अगला देखेंगे 30 नंबर निम्न में से 30 नंबर में दिया है निम्न में से किसका संबंध भुगतान संतुलन के संदर्भ में पूंजी खाता से नहीं है? तो किनका है? सेवाएं का संबंध नहीं है। तो निम्न में से किसका संबंध भुगतान संतुलन के संदर्भ के पूंजी खाता से नहीं है? सेवाएं का। अगला देखेंगे 31 माथे पर बाल पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? असंतोष प्रकट करना। माथे पर बाल पकड़ने का मतलब क्या होता है? असंतोष प्रकट करना। इसके बाद अगर हम लोग जाने आंख का तारा होना मतलब क्या हुआ? बहुत प्रिय होना। क्या हो जाएगा? बहुत प्रिय होना। क्या हो जाएगा? बहुत प्रिय होना। उसके बाद देखेंगे 9 2 11 होना। कौन हो जाएगा? 9 2 11 होना। कौन हो जाएगा? तो मतलब 9 2 11 होना क्या हो जाएगा? भाग जाना। कौन हो जाएगा? भाग जाना। कौन हो जाएगा? भाग जाना। लेकिन भाग जाना। आग का तारा होना कौन था? बहुत प्रिय होना। 9 2 11 होना क्या था? भाग जाना। उसके बाद अगर बात किया जाए दूसरा बात करें अंगूठा दिखाना। इसका मतलब क्या हुआ? मना करना। क्या हो जाएगा? मना करना। उसके बाद अंगारों पर लौटना का मतलब वही अंगारों पर लौटने का मतलब क्या हो गया? अत्यधिक कष्ट। क्या हो जाएगा? अत्यधिक कष्ट। उसके बाद अंधे के आगे रोना मतलब व्यर्थ प्रयास करना। क्या हो जाएगा? व्यर्थ प्रयास करना। तो आंख का तारा होने का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत प्रिय होना। 9 2 11 भाग जाना। अंगूठा दिखाना क्या हो जाएगा? मना करना। अंगारों पर लौटना अत्यधिक कष्ट। आपका आंधे के आगे रोना क्या हो जाएगा? व्यर्थ कार्य करना। अगला देखेंगे 32 नंबर स्वर्ण संधि की बात करें कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार। स्वर्ण संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार। स्वर्ण संधि कहा किनको जाता है? अगर बात किया जाए दो स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहते हैं? स्वर संधि कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्वर संधि। कितने प्रकार के होते हैं स्वर संधि? 5 प्रकार के होते हैं। पहला होगा
दीर्घ संधि। पहला कौन होगा? दीर्घ संधि। दूसरा होगा गुण संधि। दूसरा कौन होगा? गुण संधि। तीसरा होगा वृद्धि संधि। तीसरा कौन होगा? वृद्धि संधि होगा। चौथा होगा यन, यन संधि। पांचवा हो जाएगा या आयादी संधि। कौन हो जाएगा? आयादी संधि। कौन हो जाएगा? आयादी संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। सावधानी में कौन सा प्रत्यय आपका प्रयुक्त हुआ है? तो कौन हुआ? ई हुआ। कौन सा प्रत्यय हुआ? ई। सावधानी में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो ई हुआ है। अगला देखेंगे 34 नंबर। आपको कॉम्बर्ड की अगर बात करें, कॉम्बर्ड का हिंदी रूपांतरण क्या होता है? लड़ाई होती है। क्या होती है? लड़ाई होगा। क्या होगा? अगर इसका बात करें, क्या कह रहा है? समानार्थी शब्द में कौन नहीं आएगा? तो एमिटी की बात करें, एमिटी का मतलब क्या होता है? मित्रता होती है। क्या होती है? मित्रता। एमिटी का मतलब क्या होती है? मित्रता। और कॉम्बैट का मतलब क्या होता है? लड़ाई होती है। तो उसका विपर्थक आपका कौन हो जाएगा? एमिटी आपका मित्रता आ जाएगा। अगला देखेंगे अर्पुट। अर्पुट शब्द का विपार्थक शब्द कौन सा है? तो इसका अगर हिंदी की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? आकस्मिक होता है। क्या होता? आकस्मिक होगा। क्या होगा? आकस्मिक होगा। वहीं बात करें आपको इसमें स्मूथ, इसमें इसका कौन हो जाएगा? स्मूथ हो जाएगा। अगला देखेंगे 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारतीय संविधान में शामिल प्रावधान एवं स्रोत का कौन सा युग्म सही है? संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। बिल्कुल सही है। कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 368 में। किसमें है? अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति जर्मनी से लिया गया। यह भी बिल्कुल संबंधित है, आपका जर्मनी से लिया गया है। तो इसमें दोनों कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा आपका, दोनों सही है। अगर ब्रिटेन से बात किया जाए, ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो विधि का शासन। विधि का शासन कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार की बात करें ब्रिटेन से लिया गया। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता की बात करें कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। उसके बाद आयरलैंड की अगर बात करें, आयरलैंड से क्या लिया गया? नीति निदेशक तत्व। क्या लिया गया? नीति निदेशक तत्व। क्या लिया गया? नीति निदेशक तत्व लिया गया। उसके बाद कनाडा, कनाडा से बात किया जाए, संघात्मक प्रणाली। संघात्मक प्रणाली कहां से लिया गया? आपका सॉरी संसाधनात्मक प्रणाली ना। उसके बाद आपका संघीय प्रस्ताव कौन हो जाएगा? संघीय प्रस्ताव भी कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया। अमेरिका से जानते हैं आपका मौलिक अधिकार प्रस्तावना अमेरिका से। राष्ट्रपति का पद अमेरिका से। ऑस्ट्रेलिया से समावर्ती सूची लिया गया। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। 37 देखेंगे, 37 में क्या कह रहा है? पंचायती राज संस्थान में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान के संदर्भ में लिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? तो इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 के डी में, डी में आरक्षण दिया है। बिल्कुल सही है। इस प्रावधान के तहत महिला को आपका कम सीटों में कम से कम 1/4, एक नहीं जी 1/3 होगा। कितना होगा? 1/3। तो दूसरा गलत हो जाएगा। केवल कौन सही है? केवल एक ही सही है इसमें। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। 38 की बात करें, 38 में मिलान करने को दिया है। सरकारिया आयोग, सरकारी आयोग केंद्र राज्य के संबंध से है। सरकारी आयोग किससे है? केंद्र राज्य संबंध। श्री रंगराजन समिति की बात करें तो आपका गरीबी की माप के लिए, गरीबी की माप के कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए। पर आपका पारिक समिति की बात करें तो बुनियादी ढांचे हो जाएगा ना, बुनियादी ढांचे। पारिक समिति बुनियादी ढांचे। नरसिंघम समिति का संबंध बैंकिंग क्षेत्र सुधार, नरसिंघम समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 39। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवाद का निर्णय करने के लिए उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है?
मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। किनके अंतर्गत आता है? मूल अधिकार के अंतर्गत। रीट जारी करने की बात करें तो रीट जारी करने 5 प्रकार की रीट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी करती है। वहीं बात करें परमाशदात्री अधिकार 143 में, अनुच्छेद 143 में, अर्थात राष्ट्रपति को परामर्श लेने का अधिकार किससे? सुप्रीम कोर्ट से। और इसमें कोई भी बात नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट आपको कहा जाए कि परामर्श देने के लिए बात है, ना ही उसको राष्ट्रपति मानने के लिए बात है। इसका जिक्र अनुच्छेद 143। अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात करें तो इसमें 3 प्रकार का अपीलीय क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। पहला आता है संवैधानिक अधिकार। पहला कौन सा है? संवैधानिक अधिकार का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? 132 में। दूसरा बात करें दीवानी अधिकार, दीवानी अपील का अधिकार अनुच्छेद 133 में दिया गया। तीसरा बात करें फौजदारी, फौजदारी का उल्लेख अनुच्छेद 134 में। तो सुप्रीम कोर्ट को 3 प्रकार की अपील सुनने का अधिकार है। संवैधानिक अपील सुनने का अधिकार, दीवानी अपील सुनने का अधिकार, फौजदारी अपील सुनने का अधिकार। संवैधानिक अपील अनुच्छेद 132, दीवानी अनुच्छेद 133, फौजदारी अनुच्छेद 134 में दिया गया। अब यहाँ पे बात आता है क्या हाईकोर्ट को भी इस तरह का अपील सुनने का अधिकार है? तो उनको संवैधानिक अपील सुनने का अधिकार नहीं दिया गया। दीवानी अपील सुनने का अधिकार है, फौजदारी का अधिकार है, बल्कि संवैधानिक अपील का केवल किनको मिला है? सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। अगला देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? भारत के राष्ट्रपति की चुनाव मंडल में कौन सा सम्मिलित होता है? तो कौन होता? सांसद के दोनों सदन, सांसद के दोनों सदन के सभी निर्वाचित सदस्य, सांसद के दोनों सदन के सभी निर्वाचित सदन एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। सांसद के दोनों सदन की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा का कितना? 543 और राज्यसभा का 233 सदस्य, दोनों को जोड़ेंगे 776 सदस्य भाग लेते हैं। वहीं बात करें विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कितना भाग लेता है? 4120। कितना भाग लेता है? 4120 भाग लेता है। अब जान लेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा कौन से आर्टिकल में है? 54 में किया गया है। और राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति किस में दिया गया? अनुच्छेद 55 में दिया है। सारे अनुच्छेद को जान लीजिए। अनुच्छेद 52 में कहा रहा है, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। भारत में क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहता है सभी कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगा? राष्ट्रपति में निहित होगा। अनुच्छेद 54 की बात करें तो निर्वाचन, अनुच्छेद 54 में क्या है? निर्वाचन की चर्चा है। 55 में निर्वाचन की पद्धति का उल्लेख किया गया। 56 की बात करें कार्यकाल, राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा 56 में। 57 में पुनः निर्वाचन, 57 में क्या है? पुनः निर्वाचन की चर्चा है। 58 की बात करें राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या चर्चा है। 59 की बात करें वेतन, 59 में क्या है? वेतन है राष्ट्रपति का। 60 में क्या है? राष्ट्रपति का शपथ, 7 में अनुच्छेद 60 में क्या है? शपथ है। 61 की बात करें अनुच्छेद 61 में क्या है? महाभियोग है। अनुच्छेद 61 में क्या है? महाभियोग है। अनुच्छेद 62 की बात करें तो पद खाली होना, राष्ट्रपति का पद खाली होना कौन सी आर्टिकल में चर्चा किया गया? तो अनुच्छेद आपको 62 में किया गया। किसमें किया गया? अनुच्छेद 62 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांत में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन। पहले जान लीजिए भाग 6 में जो राज्य का नीति निर्देशक था तो वह कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 36 से कहां तक है? 51 तक है ना। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णन किया गया है। कहां से लिया गया इसको? आयरलैंड से लिया गया। कहां से लिया गया? आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक आयरलैंड से। तो समान कार्य के लिए समान वेतन बिल्कुल दिया हुआ है। समान नागरिकता भी है। कार्यपालिका ने न्यायपालिका का पृथकीकरण है। तो सभी इसमें क्या है? सही है। चलिए 36 से 51 तक का अनुच्छेद आप जान लें। तो अनुच्छेद 36 में क्या कहा गया? परिभाषा दिया गया। क्या दिया गया? परिभाषा दिया गया। परिभाषा दिया गया। 37 में कहा गया कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय में परिवर्तन योग नहीं है। न्यायालय में परिवर्तनीय योग नहीं है।
38 कहता है कि लोक कल्याणकारी की अवधारणा, लोक कल्याणकारी की चर्चा किसमें किया गया? 38 में। 39 में है समान काम के लिए, समान काम के लिए समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन। 39 की अगर बात करें क में क्या है तो निःशुल्क कानूनी सहायता, निःशुल्क, निःशुल्क कानूनी सहायता। 39 के क में क्या है? निःशुल्क कानूनी सहायता। 40 में है ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन। 41 की बात करें कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार। 42 में है प्रसूति सहायता एवं जहां व्यक्ति काम करने जा रहा है वहां का वातावरण मानवीय अनुकूल होनी चाहिए। 43 में क्या है? कुटीर उद्योग। 43 में क्या है? कुटीर उद्योग या निर्वाह मजदूरी। क्या है? निर्वाह मजदूरी। 43 का अगर बात करें क में, 43 के क या ए ही ले लीजिए। 43 का ए में क्या है? मजदूरों का भागीदारी, मजदूरों का भागीदारी। 43 का अगर बी की बात करें तो सहकारी, सहकारी सोसाइटी, सहकारी सोसाइटी की चर्चा 43 बी में। 44 में बात करें समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता। 45 की बात करें तो 45 में क्या आपका? निःशुल्क, हाँ बच्चों को निःशुल्क, बच्चों को निःशुल्क कानूनी सहायता। 46 की बात करें एससी और एसटी के लिए शिक्षा और उसके आर्थिक उपबंध की चर्चा। 47 की बात करें पोषणहार, पोषणहार स्तर को ऊंचा करना, शराबबंदी की चर्चा 47 में। 48 की बात करें तो कृषि एवं पशुपालन, 48 में कृषि एवं पशुपालन। उसके बाद 48 की क की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? वन संरक्षण, वन जीवों का संरक्षण। 49 की बात करें राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। 50 की बात करें तो कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथकीकरण। 50 में क्या अनुच्छेद? कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथकीकरण। 51 में क्या है? अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय क्या है? शांति और समझौता, अंतरराष्ट्रीय शांति अनुच्छेद 51 में दिया गया है। आपका 42 नंबर देखेंगे। 42 कहता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए किस अनुच्छेद में चर्चा? अभी जस्ट देखे ना किसमें कहा गया था? 46 में। किसमें कहा गया? 46 में। 30 में जानते हैं कि अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार और उस शिक्षण संस्थान में 50% गैर आपका अल्पसंख्यक के लिए सीट आरक्षित रहेगा। तो अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार अनुच्छेद 30 में प्रदान किया गया। 44 में समान सिविल संहिता और 45 में क्या था? वही बच्चों के लिए आपका निःशुल्क शिक्षा की बात किया गया 45 में। अगला देखेंगे 43। 43 कहता है कि मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष तक। कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष तक। अगला देखेंगे 44। 44 की बात किया जाए तो 73वें संविधान संशोधन कानून के संवैधानिक शुरुआत की संविधान संशोधन बिल से हुआ था। तो यह हुआ था 64वां संविधान संशोधन 1989 होगा आपका। 1989 में। किसमें हुआ था? 1989 में। तो 73वें संविधान संशोधन की संवैधानिक शुरुआत की संविधान संशोधन बिल के द्वारा हुआ। 64वें संविधान संशोधन 1989। किसके द्वारा? 64वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। और यह प्रभावी, पंचायती राज प्रभावी हुआ था 24 अप्रैल 1993। इसीलिए पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला देखेंगे 45 नंबर। 45 नंबर कहता है कि भारत की एक राज्य में विधान परिषद की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में चर्चा हो रहा है? विधान परिषद। भारत में 6 राज्य में विधान परिषद है। विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की
कुल सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है। किसी राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होनी चाहिए, यह भी सही है। तो दोनों ऑप्शन इसमें क्या आपका सही दिया हुआ है। अगला देखेंगे 46। 46 कहता है सही कथन को चुने। आपका दिया है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। बिल्कुल सही है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयाम विभव का मान बढ़ता नहीं बढ़ता है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए ही सही है। 47। 47 क्या कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष के कारण निम्न है। लेंस की क्षमता घट जाती है, हाँ एकदम सही है। लेंस की क्षमता इसमें घट जाती है। लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और लेंस की गोलाई बढ़ती नहीं है। इसमें क्या होती है, गोलाई क्या होती है, कम होती है। तो इसमें सही कौन है, 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। लेंस की क्षमता घटती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ती है और लेंस की गोलाई भी क्या होती है, कम होती है। अगला देखेंगे 48 नंबर। मिलान करने को दिया है कि समान लवण किस में आ जाएगा, आपका आ जाएगा बेरियम क्लोराइड। समान लवण कौन हो गया, बेरियम क्लोराइड। अम्लीय लवण की बात करें तो फेरिक क्लोराइड, अम्लीय लवण हो जाएगा फेरिक क्लोराइड। क्षारीय लवण की बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट को कहेंगे। और दिविक लवण की बात करें तो वह कौन हो जाएगा, फिटकिरी होगा। दिविक लवण कौन होगा, फिटकिरी। अगला देखेंगे 49 में कह रहा है कि दो समान द्रव्यमान के वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है, तो उनका वर्गों का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले यहां पे जानेंगे गतिज ऊर्जा का अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, हाफ mv1²। 2 गो है तो दूसरा लिखेंगे हाफ m2v2²। अब k1 इंटू k2 अगर निकाले इनका तो क्या हो जाएगा, हाफ mv1² बटा हाफ mv2²। तो क्या दिया है, डायरेक्ट निकाल लीजिए ना। रूट में कितना दिया है आपका 9 और 4 है ना। हाँ ये तो कट जाएगा पूरी तरह। क्या बन जाएगा, 4/9 ना, तो क्या निकलेगा 2/3 हो जाएगा। रेशियो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 2:3 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक विद्युत धारा दूसरे विद्युत धारा पर बल लगाता, इसकी खोज स्टॉट बोल्ट ने किया था, नहीं। यह क्या था, आंद्रे मेरी एम्पियर के द्वारा। किनके द्वारा किया गया, आंद्रे मेरी एम्पियर के द्वारा किया गया था। तो यह तो ऑप्शन गलत हो गया। आंद्रे मेरी एम्पियर के द्वारा किया गया। जब समांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच आकर्षक बल लगता है, यह सही है। जब समांतर चालकों में एक दूसरे की विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। विपरीत है तो प्रतिकर्षण लगेगा। 2 और 3 क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे 51। विरंजक चूर्ण फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaOCl2। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, जल में अत्यधिक विलय होता है। तो इसमें आपका जल में अत्यधिक विलय होता है, यह तो सही है। हल्के लाल रंग की चूर्ण होती है, नहीं। तो इसमें यह गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे 52 नंबर की बात करें तो किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है। तो किसका है, चुंबकीय क्षेत्र का। भौतिक राशि किसका मात्रक टेस्ला है, चुंबकीय क्षेत्र का है। चुंबकीय फ्लक्स की SI मात्रक की बात करें वेबर होता है, क्या होती है, वेबर होता है। वहीं ज्योति फ्लक्स की बात करें, ज्योति फ्लक्स का क्या होगा, ल्यूमैन होगा। क्या होगा, ल्यूमैन होगा। क्या होगा, ल्यूमैन होगा। वहीं आपका चुंबकीय प्रेरण का सीजीएस मात्रक की बात करें वह हो जाएगा गॉस हो जाएगा। कौन हो जाएगा, गॉस हो जाएगा। अगला देखेंगे आपका 53 नंबर। विद्युत आवेश के संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए। रगड़ने से उत्पन्न होने वाली विद्युत आवेश को स्थानांतरिक आवेश कहा जाता है, यह तो सही है।
समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यह भी सही। तड़ी चालक का उपयोग बिजली गिरने की भविष्यवाणी करने, नहीं जी, यह तो सुरक्षा के लिए लगाया जाता है तड़ी चालक। तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आता है कि इसका उपयोग कहां कहां किया जा सकता है तड़ी चालक का। तो इमारतों की सुरक्षा के लिए, इमारतों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। बिजली की सुरक्षित मार्ग के लिए, जो बिजली गिरने वाला रहता है ना, उसके लिए सुरक्षित स्थान के लिए किया जाता है। उसके बाद दुर्घटनाओं को बचने के लिए भी किया जाता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है। या तो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के स्वरूप करेगा ना, तो अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया के रूप में। अब आती है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता, तो संलयन प्रतिक्रिया के आधार पर यह कैसे होती है, जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करता है, वही आपका क्या कहलाता है, संलयन प्रतिक्रिया कहलाती है। अगला देखेंगे 55 नंबर। 55 कह रहा है कि सोडियम एक प्रतिक्रियात्मक तत्व है जो कि 7 खुले में प्रतिक्रिया करने पर यह विस्फोटक करता और आग लग जाती है। तो कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन। कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 56। चुंबकीय बल रेखा के गुणों के संबंध में सही कथन पर चयन कीजिए। चुंबकीय बल रेखा कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो इसमें क्या कहा था, कौन सा संबंध सही है, तो यह तो सही है, चुंबकीय बल रेखा कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। यह ध्रुव की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती नहीं, गलत दिया हुआ। चुंबकीय बल रेखा दक्षिण ध्रुव में प्रारंभ होती है और उत्तरी ध्रुव में समाप्त होती है, यह भी गलत है। उसके बाद चुंबकीय रेखा बल चुंबकीय पिंड तक फैली हुई निरंतर ध्रुवक पर बंद होती है, तो यह भी बंद होता है। जैसे जानते हैं ना, इधर से निकलेगा इधर बंद होगा। तो इसमें क्या बन जाएगा, आपको 1 और 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स किरण होती है तो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्या होता है, विक्षेपित नहीं होती है। अगला देखेंगे 58। यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो समय के प्रति दूरी का ग्राफ होता कैसा होगा, यह हमेशा क्षैतिज बनेगा। कैसा बनेगा, क्षैतिज बनेगा। अगला देखेंगे 59। कौन सा अस्थायी ऊतक पौधे को कठोर और मजबूती प्रदान करता है। यह आपको याद रखेंगे, पीटी एग्जाम में पूछ लिया गया है, मेंस में भी पूछेगा, कौन सा अस्थायी ऊतक पौधे के कठोर और मजबूत बनाता है। तो कौन आता आपका हो जाएगा दृढ़ ऊतक। कौन सा हो जाएगा, दृढ़ ऊतक, जिसको स्क्लेरेंकाइमा कहा जाता। अब हरित ऊतक आपका कुलरनकाइमा का काम क्या होता है, तो यह प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है, भोजन बनाने में सहायक होता। भोजन बनाने में क्या होती है, सहायक होती है। कौन, हरित लाभा का था कुलरनकाइमा। स्थूल कौन ऊतक का था कुलरनकाइमा की बात किया जाए तो यह क्या करता, पौधे को लचीला, यह क्या करता, पौधे में लचीलापन, यह लचीलापन क्या करती है, प्रदान करती है। मृदु ऊतक प्रेरनकाइमा की बात करें तो यह क्या कहता, भोजन को संग्रह करने का काम करती है और पौधे को आंतरिक रूप से आपका सहायता प्रदान करने में भी सहायक कौन होता, आपका प्रेरनकाइमा। सीधे से याद रखना, भोजन बनाने में कौन सहायक होता, हरित ऊतक का था प्रेरनकाइमा। स्थूल कौन ऊतक का काम होता, पौधे को लचीलापन देना। उसके बाद मृदु ऊतक प्रेरनकाइमा का काम होता, भोजन को संग्रह करना। पौधे को आंतरिक रूप से मजबूती प्रदान करने का काम किनका होता, प्रेरनकाइमा का होता है। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 60 में क्या कह रहा है, हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता, उनका स्राव किस ग्रंथि द्वारा होती है, तो अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा। किनके द्वारा होता है, अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा होती है। उसके बाद थायराइड ग्रंथि की अगर बात किया जाए तो यह ऊर्जा और तापमान का क्या करता, संतुलन करता। ऊर्जा और तापमान का क्या करता, संतुलन करता। कौन, थायराइड, आपका थायराइड ग्रंथि। उसके बाद अगर बात करें
गुर्दा अर्थात वृक्क, किडनी की बात करें तो ये रक्त को छानने का काम कौन करता? वृक्क, किडनी करता। अब पीयूष ग्रंथि के बारे में आप तो जानते हैं, इसी को क्या कहा जाता? मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता। अधिकांश हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होती है। उसके बाद आता है 61 नंबर। 61 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 61 का रहा, खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक थी, तो कौन था आपका? पेनिसिलिन था। कौन था? पेनिसिलिन। खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक कौन था? पेनिसिलिन। अगला आता 62। 62 क्या कर रहा है? वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन में प्राप्त होती है। CO2 और कौन होगा? जल होगा। CO2 और जल। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से क्या प्राप्त होता है? CO2 एवं जल। 63 में है जल। जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक परागमन झिल्ली द्वारा होती है तो उसे क्या कहता है? तो प्रासरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रासरण। जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक प्रयोगात्मक झिल्ली द्वारा होती है तो उसे क्या कहेंगे? प्रासरण कहा जाता है। अगला देखेंगे 64 नंबर। 64 नंबर क्वेश्चन क्या है? निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होती है तथा यह विकसित होती है किस में? बीज में होगा। किस में होगा? बीज में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 65। 65 में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा उपार्जित लक्षण है? शरीर का वजन। निम्न में से कौन सा उपार्जित लक्षण है? शरीर का वजन हो जाएगा। अगला है 66। पेटलफर मिट्टी के संबंध में, आपका पेटलफर है 66 की अगर बात किया जाए, पेटलफर मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह मिट्टी अम्लीय, अनउपजाऊ और कृषि के लिए क्या होता? कम उपजाऊ होती है, तो यह सही है। डेयरी उद्योग तथा मिश्रित कृषि के लिए यह मृदा उपयोगी होती है, यह भी सही है। ऊंची अक्षांश में तापमान, आर्द्र और मौसम दशा वाले क्षेत्र में काले रंग की पेड़ पर होती है, नहीं, बिल्कुल गलत है। तो सही कौन है? 1 और 2 कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 67। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार का जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम को दर्शाता? तो हो जाएगा दरभंगा, सारण, सीवान और समस्तीपुर। कौन बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा कितनी होगी? 179 होगी। ऐसे में जानते हैं ना आपको, अक्षांश रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर जोड़ने वाली सभी रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा। और उत्तर से दक्षिण जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाएगी? देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। 69 नंबर। 69 का रहा भूपटल के टुकड़े मेंटल की गति द्वारा निरंतर धीमी से प्रवाहित होती है, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहा जाता, जो किन्होंने दिया था? हेरी हैस ने। किन्होंने दिया था? हेरी हैस ने। कब दिया? 1960 में दिया। कब दिया? 1960 में। तो भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी से प्रवाहित होती है, सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो वह प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। किन्होंने दिया था? हेरी हैस ने दिया था। कब? 1960 में दिया था। नेक्स्ट देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन। 70 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है जिसमें 1973 में शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर था। 1973 में कौन शुरू हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। अगला देखेंगे 71। 71 में है विष्णु प्रयाग के निकट अलकनंदा में कौन सी धाराएं आपस में मिलती है? आप जानते हैं गंगा की 2 धाराएं आती है, एक आती है आपका गंगोत्री, एक आती है गंगोत्री हिमानी से, और दूसरा धारा कहां से आती है? सतोपत। कहां से आती है? सतोपत। सतोपत से 2 धाराएं निकलती है। एक आपको कौन सा है? धौली गंगा। एक है आपका धौली गंगा, दूसरा कौन है? विष्णु गंगा। धौली गंगा और कौन है आपका? विष्णु गंगा। और यह दोनों धाराएं कहां पे मिल जाती है? विष्णु प्रयाग में। कहां पे मिलती है? विष्णु प्रयाग में। और यह दोनों गंगा, धौली गंगा और विष्णु गंगा क्या कहलाती है? अलकनंदा। किस नाम से जाना था? अलकनंदा। और गंगोत्री से कौन निकलता है? तो भागीरथी निकलती है। कौन निकलती है? भागीरथी। अब देखेंगे जैसे ही अलकनंदा आपको पिंडार के पास पहुंचती है, सॉरी इसमें पिंडार नदी, जब यह कर्ण प्रयाग में पहुंचती है आपका, तो यहां पर एक नदी मिलती है जिसका नाम क्या है? पिंडार नदी। उसके बाद जब यह आपको रुद्रप्रयाग, जब यह रुद्रप्रयाग पहुंचेगा तो इसमें एक नदी मिलती है जिसका नाम है मंदाकिनी। कौन सी नदी मिलती है? मंदाकिनी। और उसके बाद जब यह
आपको देवप्रयाग के पास पहुंचती है, देवप्रयाग के पास तो अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। उसके बाद यह क्या कहलाती है? गंगा के नाम से जाना था। किस नाम से जाना था? गंगा के नाम से। चलिए एक बार अच्छे से इसको लिख देते हैं। क्या क्या जाने सबसे पहले हम लोग कि आपका धौली गंगा, धौली गंगा, धौली गंगा प्लस विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम कहां पे होता है? विष्णु प्रयाग में। कहां पे होता है? विष्णु प्रयाग। अब यहां पर यह दोनों धारा क्या बन गई? अलकनंदा, अलकनंदा, अलकनंदा प्लस आपको कौन हो जाएगा? पिंडार। अलकनंदा और पिंडार कहां मिलेगा? कर्ण प्रयाग में। कहां मिलेगा? कर्ण प्रयाग में। उसके बाद अब अलकनंदा, अलकनंदा, अलकनंदा में कौन मिलेगा आपका? मंदाकिनी। कौन मिलेगी? मंदाकिनी। कहां पे मिलेगा? रुद्रप्रयाग में। कहां पे मिलेगी? रुद्रप्रयाग। जहां पे दो नदियों का संगम होता है उसको प्रयाग कहा जाता है। उसके बाद अलकनंदा, अलकनंदा प्लस भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी कहां पे मिलती है? तो यह मिलेगा कहां पे आपको? देवप्रयाग में। कहां मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। तो इसमें क्या था? विष्णु के निकट अलकनंदा कौन सी धारा आपस में मिलती है? तो कहां पे कह रहा है आपको? अलकनंदा विष्णु प्रयाग में ना। तो विष्णु प्रयाग में कौन मिला? आपका धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा कौन हो जाएगा? विष्णु गंगा। एक और तीन बन जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी नंबर। 72 पृथ्वी के क्रस्ट, पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों के प्रतिशत मान के आधार पर घटते क्रम में सजाएं। तो चलिए हम लोग लिख ले लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना परसेंट? 46.8% होती है। उसके बाद सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन होता 27.72%। उसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की बात करें 8.13%। लोहा की बात करें, लोहा 5%। उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम की बात करें 3.63%। उसके बाद सोडियम, सोडियम की बात करें 2.8%। इसके बाद पोटासियम, पोटासियम की अगर बात करें 2.59%। उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की बात करें 2.09%। अब यहाँ पे सजा लीजिए। पृथ्वी के क्रस्ट में पाया जाने वाला पृथ्वी को आधार पर घटते क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन हो गया। उसके बाद कौन हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा। उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद लोहा। तो सजाइए दिया अपने से। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। 1 2 3 4। अगला देखेंगे 73 नंबर। 73 नंबर कह रहा है कि गर्जने वाली 40 प्रचंड 50 चिखने वाली 60 पवनी पृथ्वी की कौन सी गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में। गर्जने वाली 40 प्रचंड 50 चिखने वाली 60 पवनी पृथ्वी की किस गोलार्ध में चलता है? तो वह दक्षिणी गोलार्ध में चलता है। अगला देखेंगे 74। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा? कोबरा, स्क्विरल, पाइथन और जावा। यह सभी है। क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी यह क्या है? कंप्यूटर का भाषा है। 75 की बात करें, 75 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित महासागरीय धारा का निकटवर्ती तट है? तो अग्लुहा जलधारा। कैसी जलधारा है? आपको ठंडी है ना? अग्लुहास आपका कैसा है? गर्म हो जाएगा। यह दोनों हमबोल्ड कैसी हो जाएगी? ठंडी। और आपका लेब्राडोर भी क्या हो जाएगा? ठंडी। अब क्या कहता है? अग्लुहा जलधारा अफ्रीका पूर्वी तट पर चलता है। बिल्कुल चलता है, सही है। हमबोल्ड अफ्रीका का पश्चिमी तट पर चलता है, यह भी सही है। लेब्राडोर कनाडा में नहीं। लेब्राडोर की अगर बात करें, अच्छा सॉरी, क्या हो गया इसमें आपको? अग्लुहास कहाँ हो जाएगा? अफ्रीका के पूर्वी तट में। हमबोल्ड आपको कहाँ हो जाएगा? यह चिली में चलता है। सॉरी, यह कहां पे चलता है? चिली और दक्षिणी अमेरिका के देश हो जाएगा ना। और इसमें एक सही हो गया। तीसरा लेब्राडोर कनाडा के पूर्वी तट पे चलता है। तो 1 और 3 क्या है? सही है। 1 और 3 ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 76। मैग्नीनॉट परियोजना, मैनहट्टन परियोजना क्या है? तो यह आपका एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसमें कि पहले परमाणु हथियार का उत्पादन हो किया गया। तो ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। तो मैनहट्टन परियोजना एक अनुसंधान और विकास उपक्रम है जिसमें पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया गया। अगला देखेंगे आपका 77।
77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथन में से कौन लेटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है। यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में होता है, एकदम सही है। 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक जहां बारिश होगा ना, वहीं पर आपका कौन सा मिट्टी पाया जाएगा, लेटेराइट मिट्टी। मतलब सबसे ज्यादा बारिश जहां पर होगा वहां कौन मिट्टी होगा, लेटेराइट मिट्टी। यह सही है। इस मिट्टी में लो ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम की प्रधानता पाई जाती है, अभी सही है। हम लोग देखे थे ना जब मिट्टी पढ़ रहे थे भारत का, तो उसमें 4 जगह देखे थे कि 4 जगह लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। एक सबसे पहले देखे थे पश्चिमी घाट में, कौन सा देखे थे, पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में लेटेराइट मिट्टी पाया जाता क्योंकि पश्चिमी घाट में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। दूसरा अगर बात करें, दूसरा बात था आपका तराई क्षेत्र में, दूसरा कौन था, तराई क्षेत्र में। तीसरा बात करें शिलोंग का पठार, कौन था, शिलोंग का पठार। चौथा बात करें वह कौन था, अंडमान निकोबार, कौन सा था, अंडमान निकोबार। इन सारे क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। इलायची वगैरह खेती इसी में की जाती है। आपका एमएस वर्ड, एमएस वर्ड के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है। आपका लैंडरस्केप ओरिएंटेड में किस पेज की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है, तो यह तो कम हो जाएगा ना, अधिक नहीं होता, यह कम होता है। उसके बाद प्रोटेस्ट ओरिएंटस में से किस पेज की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से भी, यह भी तो कम होगा। तो दोनों इसमें क्या हो जाएगा, औसत होगा। ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 79 नंबर। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कहता, अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है। कहाँ पे आपका, नेपाल नगर। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है, नेपाल नगर में। 80 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 80 नंबर क्या कहता है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पे है, महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट चलेंगे अगला क्वेश्चन 81 नंबर। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन सबसे प्राचीन है, तो कौन था, सांख्य। कौन सा है, सांख्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन सबसे प्राचीन है, सांख्य है। न्याय के प्रतिपादन कौन था, गौतम थे, कौन थे, गौतम थे। मीमांसा का जैमिनी था, कौन था, जैमिनी था। अयोग का कौन था, पतंजलि था, कौन था, पतंजलि था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 82। 82 में क्या दिया हुआ, मिलान करने का रहा है कि अखबार पत्रिका और संस्थापक संध्या, संध्या कौन हो जाएगा, तो इसमें आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है, तो संध्या का कौन हो जाएगा, भूपेंद्र नाथ दत्त ना। तो इसमें आपका से कौन सा सही मिलान कर रहा है, सही सही इसमें कह रहा था। तो ऑप्शन इसमें बी ही सही है। कौन है आपका, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें इंडियन सोसाइटी का कौन हो जाएगा आपका, श्याम जी कृष्ण बर्मन, कौन हो जाएगा, श्याम जी कृष्ण। संध्या की बात करें तो वह कौन हो जाएगा, ब्राह्मण बांधव उपाध्याय, कौन हो जाएगा, ब्राह्मण बांधव उपाध्याय। फिर हिंदुस्तान की बात करें वह तारकनाथ दास, कौन था, तारकनाथ दास, कौन था, तारकनाथ दास था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 83। 83 में कह रहा प्रोजेक्ट एलिफेंट कब, 1992, कहाँ गया, ऑप्शन नंबर ए। तो आपका प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, 1992 में लॉन्च किया गया। 84 की बात करें, सागौन साल, सागौन साल शीशम चंदन किस प्रकार की वनों की प्रमुख प्रजाति है, तो किसका आपका, पर्णपाती वन, किसका, पर्णपाती वन। पर्णपाती वन 2 प्रकार की होती है, एक नम होता है, दूसरा कौन होता, शुष्क पर्णपाती। नम और कौन होता है, शुष्क। नम्न की बात करें इसमें कितना वर्षा होती है, 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। शुष्क में वर्षा होती है 70 से 100 सेंटीमीटर तक, इसमें क्या होती, बारिश। नम्न में देखेंगे कौन कौन पेड़ पाया जाता है आपका, सागौन हो जाएगा, साल हो जाएगा, शीशम हो जाएगा, महुआ हो जाएगा। ये सब किसमें होता है, नम्न में। चंदन की भी बात करें, चंदन भी आ जाएगा। शुष्क में अगर बात करें, पलाश, कौन होता है, पलाश, बेल आ जाएगा, खैर आ जाएगा। ये सारा किसमें पाया जाता, शुष्क आपका पर्णपाती वन में पाया जाता। अगला देखेंगे 85। 85 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सम्मिलित है, युग में सही है। श्वेत क्रांति मछली उत्पादन ही कहीं से हो गया, तो श्वेत क्रांति किससे था, दूध उत्पादन से ना, इसमें दिया है श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। और नीली क्रांति किससे था, या मछली उत्पादन किससे था, मछली उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। कौन सही है, केवल 3 सही है ना, ऑप्शन नंबर कौन बनेगा, सी बनेगा।
इसके अलावा अगर जान ले हरित क्रांति, हरित क्रांति की बात करें, यह किसके लिए था? अनाज उत्पादन के लिए। किसके लिए था? अनाज उत्पादन के लिए। उसके बाद काली क्रांति की बात करें, यह कच्चे तेल था। कौन था? कच्चे तेल उत्पादन के लिए था। अब भारत में हरित क्रांति का जनक बात करें, कौन था? एम एस स्वामीनाथन। कौन था? एम एस स्वामीनाथन था। कौन था? एम एस स्वामीनाथन था। अगला देखेंगे आपका 86, मैथ शुरू हो गया आपका। इसमें दिया है एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 400 है। कितना परसेंट का छूट दे रहा है? 10% का। 400 में पहले 10% का छूट निकालेंगे तो 90 निकालेंगे, कितना होगा? 360 आएगा। अब क्या कर रहा है? यदि 10% जीएसटी लेता है तो उसे वस्तु का अंतिम मूल्य कितना? अंतिम मूल्य पूछ रहा है। 360 पे 10% जीएसटी ना, तो 110% निकाल लीजिए। इसको कटाएंगे, 0 0 कटाएंगे, 36 इंटू 11 करेंगे, कितना हो जाएगा? कितना? 396 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? 396। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट देखेंगे 87 नंबर। 87 क्या कह रहा है? 150 रुपया प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर राशि पर 25% की हानि होती है। कितना हानि? 25%, मतलब 75 में बेच रहा है, लेकिन बेच कितना मेरा? 150 में। कह रहा है कि 20% का लाभ पाने के लिए उसको किस दर में बेचना चाहिए? तो 120% का मान निकाल लीजिए। 150/75 इंटू क्या करेंगे? 120 कटाएंगे 2 बार में, 240 हो जाएगा। कौन ऑप्शन बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 88। 88 का रहा, 88 में दिया है कि 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रही है, तो रेलगाड़ी कुत्ते को कितने समय में पार करेगा? टोटल डिस्टेंस कितना? 140 है। डिस्टेंस बाय क्या होता है? वेलोसिटी। 60 किलोमीटर में से किसको घटा देंगे? समांतर कह रहा, तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या बन जाएगा? 140 और यह हो जाएगा 2, इधर हो गया 5, 5 में गया 4, 42। अब 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 और ये 18 ऊपर चला जाएगा। इसको कटाएंगे तो ये आपको 14 से कटाइए तो 4 42 और 14 एका 14, 5 दूना 10 और 6 18, कितना हो जाएगा? 12 सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 सेकेंड। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? सी नंबर ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे 89 नंबर। 89 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि 55 विद्यार्थी को एक कक्षा में 34 क्रिकेट खेलना पसंद करता, 26 बैडमिंटन। 26 और 34, 34 को क्या खेलता? क्रिकेट खेलता है ना। 34 को क्रिकेट और आपको 26 को बैडमिंटन खेलता है। दोनों को जोड़ लीजिए ना, 34 प्लस 26 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। टोटल बच्चे कितना दिया? 55। दोनों को घटाएंगे 5, 5 एक खेल खेलने वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? सी नंबर बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे 90 नंबर। 90 नंबर की अगर बात किया जाए तो 200 और 600 के बीच में कितनी संख्या 4, 5, 6 से विभाजित होगी? 4, 5, 6 का एलसीएम अगर लेंगे कितना होगा? 60 होगा। अब कह रहा है 60 के बीच में ना, तो 60 - 1/60 करेंगे और माइनस क्या करेंगे? 200/60 करेंगे। डिवाइड कीजिए। अब सबसे पहले घटाइए 599/60 और यह कितना होगा? 200/60 होगा। इसको कटाएगा कितना बच जाएगा? 9.99 59/60 और इधर हो जाएगा आपका, अच्छा सॉरी यह 5 न हो जाएगा ना, 59/60 और माइनस हो जाएगा 30.20/60। इसको अगर माइनस करेंगे कितना के आसपास जाएगा? 6.39/60 हो जाएगा। तो कौन सा आंसर इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा ना। ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 91। 91 पूरा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपका। यह जो दिया हुआ है a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर बटा a इंटू क्या है? b है। तोड़िए इसको तो a² + b² + 2ab और इसको कीजिएगा तो a² + b² - 2ab। अब बटे क्या हो जाएगा? a इंटू b हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं? सॉरी a इंटू बी होगा ना, या क्या हो जाएगा? a इंटू बी होगा। दोनों को करेंगे क्या बनेगा? 2
2ab प्लस क्या लिख सकते हैं 2ab बटा क्या हो जाएगा a इंटू बी। इसको जोड़ेंगे तो 4ab अब बटे क्या हो जाएगा ab कटा तो कितना आ गया आपका आंसर 4 आ जाएगा, अर्थात 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? ऑप्शन नंबर है। इसमें कोई डाटा से लेना देना ही नहीं है इसका। अगला देखेंगे हम लोग 91 नंबर। 91 नंबर की बात किया जाए, 91 का रहा मोहन 25 दिन में काम को पूरा कर सकता है, जिसे सोहन कितना दिन में करेगा? मोहन किसी काम को 25 दिन में और सोहन 20 दिन में करता है। दोनों को एलसीएम ले लीजिए, 25 प्लस 120 कितना होगा? 100 एलसीएम आएगा ना, कितना बार में 5 और 4 हो जाएगा, कितना होगा 9/100। अब कितना दिन के लिए कर रहा है? दोनों मिलकर 5 दिन के लिए साथ में काम करता है, कितना हो जाएगा 20 पंचे 100, 9/20। इतना काम हो गया तो बचा कितना इसमें 11/20 काम बचा, 11/20 काम बचा। अब तारा शेष काम को पूरा करने के लिए कौन आएगा? सोहन। और सोहन एक दिन में कितना काम करता है? 20 करता है, तो इंटू क्या कर देंगे 20 कर देंगे, तो 20 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। टोटल काम आपको कितना दिन में समाप्त हो जाएगा? शेष काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा? 11 दिन में समाप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 93 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन अगर बात करें, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना ज्यादा है। 8 वर्ष के बाद पिता की उसके पुत्र की उम्र से 2.5 गुनी हो जाएगी। पहले कितना गुना कर रहा है? 3 गुना कर रहा, उसके बाद कितना गुना कर रहा है? 2.5 गुना, तो कितना हो जाएगा आपको 2 और 5 का बनेगा ना। अब देखेंगे दोनों में अंतर कितना का है, इसमें 3 का अंतर है, इसमें कितना का है 2 का। अब मल्टीप्लाई कितना से हो जाएगा ये आपका? इसमें ऊपर वाले में 3 से करेंगे ना, और नीचे वाले में कितना से 2 से, तो कितना बन जाएगा आपका 3 तिया 9 और यह 3 बन जाएगा, ठीक ना। अब यह हो जाएगा 5 दूना 10 और यह कितना हो जाएगा 2 दूना 4। अब दोनों में डिफरेंट देखिए कितना का, 1 का, और 1 का वहां पे आपको मान क्या दिया 8 वर्ष के बाद, तो 8 वर्ष हो गया, 1 का मान कितना 8। अब कह रहा है सबसे पहले इसको निकाल लीजिए इस पे रख कर, तो कितना हो जाएगा 8 तिया 24 और इसका मान कितना हो जाएगा 8 वर्ष हो जाएगा। एक हो गया 8 वर्ष, दूसरा कितना हो गया 24 वर्ष। अब कह रहा है हो जाएगी, तो ज्ञात कीजिए कि 7 वर्ष के बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र से कितना गुना होगा। तो 7 साल दोनों में जोड़ देंगे तो यह कितना बन जाएगा आपको 7 4 11 ना 31, और यह हो जाएगा 8 7 15, तो गुना हो जाएगा 15/31 हो जाएगा 39 होना चाहिए ना। 7 4 11 अच्छा है सबका। मान रख के देखें, अगर इसको मान रखेंगे, इसको बेसिक से भी बना सकते हैं, अगर इससे बनाए तो दूसरे पे मान रखेंगे कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, और यह कितना हो जाएगा आपको 8 दूना 16। यहाँ पे कितना वर्ष बात कर रहा है 7 वर्ष ना, तो इसमें तो 8 वर्ष के लिए है, तो इसमें कितना हो जाएगा 39 और यह कितना हो जाएगा 15, तो क्या बनेगा 39/15। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसको बेसिक से भी बना सकते हैं। 48 नंबर में बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ, 48 का रहा है ए ने 4894 में 94 नंबर क्वेश्चन, 48,000 पर लगाकर एक व्यापार शुरू करता और कुछ महीना बाद बी उसमें शामिल होता 36,000। लिख लीजिए पहले ए बटा बी क्या कह रहा है। ए लगा रहा है 48,000 ना, कितना वर्ष के लिए लगा है? साल भर के लिए लगा रहा है, 12 महीना लिख लीजिए। उसके बाद बी कितना लगा रहा है 36,000 रुपया लगा रहा है, इसका समय नहीं दिया। अब दोनों को लाभ कितना होता है 2/1 लाभ होता है, तो तीनों जीरो खत्म हो गया। इसको अगर यहाँ पर कटाएंगे क्या बन जाएगा 12 तिया 36, या हो जाएगा 16 तिया 48 में कितना हो जाएगा 16A और क्या हो जाएगा आपका 2B, आपका 2x हो जाएगा ना। ठीक है, 16 और बराबर क्या हो जाएगा 2x, x बराबर कितना हो जाएगा 8। यह 8 महीना के लिए हुआ, लेकिन कितना महीना बाद आया था, तो 12 में से 8 गया तो कितना महीना बाद हो जाएगा 4 माह बाद आया था ना, कितना माह बाद हो जाएगा 4 माह। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। 95 नंबर देखेंगे, दो विद्यार्थी में 12 एक जैसी कलम बांटने पर कितना तरीका होंगे यदि प्रत्येक को कम से कम कलम मिलना आवश्यक हो। या तो 2 विद्यार्थी में 12 एक जैसे कलम बांटने के कितने तरीके होंगे यदि प्रत्येक को कम से कम 2 कलम देना है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 कलम दे दीजिए, तो 2 × 2 करेंगे कितना हो जाएगा 4 कलम तो चला गया, 12 में से 4 गया कितना बचा 8 बचा। अब इसको बांटना है, तो सबसे पहले क्या लेंगे 0 8 होगा, फिर होगा 1 7 होगा, इसके बाद रख सकते हैं इसको 2 6 हो जाएगा, उसके बाद 3 और क्या हो सकता है 5 हो सकता है, इसके बाद 4 4 हो सकता है,
5 3 हो सकता है, 6 2 हो सकता है, 7 1 हो सकता है, और 8 0 हो जाएगा ना। तो टोटल अगर जोड़ेंगे तो 9 गो हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन बन जाएगा आपका? 9 गो हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 गो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 96 नंबर। 96 नंबर में रीजनिंग दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह पर स्थान पर क्या आएगा? कितना है? 132 है ना। 132, 156, 210, 240 और कितना है? 272। देखिए तो इसमें कितना का वृद्धि क्या है, इसको माइनस करेंगे 4 और 24 का। इसमें अगर बात करें 26 करें तो 26 जोड़े ना, 26 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 6 12 करी 1 और 5 5 2 7 1 8, 182। अब इसमें अगर जोड़ें 28 8 2 10, ठीक है। तो इसमें क्या बन जाएगा? 182। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मतलब दो दो बढ़ रहा है इसमें। अगला देखेंगे 97 नंबर। 97 नंबर में आपको रीजनिंग दिया है, इसमें क्या लगा है तो सबसे पहले देखेंगे इन दोनों को माइनस करेंगे। 44 और 47 को माइनस करेंगे, कितना आएगा आपका? 7 आएगा ना। आज 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 49। 52 और 41 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपको? 41 ना, 9 9 2 11 होगा ना। नहीं 11 नहीं है आपका। क्वेश्चन में मिस्टेक है क्या? लगाएंगे इसको, अगर दूसरा मेथड लगाएंगे 44 और 7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7 इंटू 7 करेंगे तो कितना होगा? 49। इन दोनों में अंतर कितना? 11। 11 इंटू 7 करेंगे कितना होगा? 77। इन दोनों को माइनस करेंगे कितना होगा? 5। 5 इंटू 7 करेंगे कितना? 35। यह वाला रीजनिंग लगा, मतलब जो डिफरेंट होगा डिफरेंट में से 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर क्या बन जाएगा? 77 ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कहता? क्यों पूरब की ओर यात्रा करता है? क्यों किधर जा रहा है? क्यों पूरब की ओर जा रहा है। क्यों जो है पूरब की ओर जा रहा है। फिर एम उत्तर की ओर जा रहा है। एम किधर जा रहा है? उत्तर की ओर जा रहा है। और एस और टी विपरीत दिशा की यात्रा करती है। एस और टी विपरीत दिशा, तो टी क्यू के दाईं ओर है। टी जो है क्यू की, या किसको लिखे थे? एम लिखे थे ना। टी क्यू है एम के दाईं ओर। टी जो है क्यू के एम का दाईं ओर है। उसके बाद क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से, अब तो टी यहां पर आ गया, तो टी है तो एस भी इधर ही आएगा ना। तो दोनों एक ही साइड जा रहा है, टी भी एक ही साइड जा रहा है, एस भी एस ही साइड जा रहा है। तो इसमें कौन बन जाएगा आपको? एम और एस कौन हो जाएगा? एम और एस। ऑप्शन नंबर ए। 3 नंबर ना, सॉरी आपका 99 नंबर की बात करें। 99 नंबर कौन हो जाएगा? 1 3 9 15। इसका है 1 3 9 15 25 35 और 49 खाली जगह है। देखेंगे इसमें क्या किया गया। इसमें 2 + 1 करेंगे तो 3 होगा। इसमें अगर बात करें, हाँ अगर इसको स्क्वायर करके हम लोग निकालें तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 होगा, और उसके बाद 2 का स्क्वायर। इसमें यह रीजनिंग आपका नहीं लगेगा। अगर इसकी बात करें तो इसमें हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर। इसमें हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2। अच्छा 2 का स्क्वायर करेंगे इसमें, 2 का स्क्वायर माइनस 1। तो अब इसमें अगर लगाएं तो 3 का स्क्वायर। अगर इसमें लगाएं आपका 4 का स्क्वायर माइनस 1, हाँ यही चलेगा आपका। इसमें अगर लगाएंगे 5 का स्क्वायर, इसमें हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 1। इसमें हो जाएगा 7 का स्क्वायर। अब क्या आएगा? 6 का ना, 8 का स्क्वायर माइनस 1। तो 88 64 माइनस 1 कितना बनेगा? 63 बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 100 नंबर। 100 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? एक निश्चित कूट भाषा दिया हुआ है। लिखा किसका है? MADE का लिखना है। MADE का लिखना है। तो एम का देखेंगे खोज कर क्या है, तो आपका स्टार है ना। तो एम का तो लिख दिए। ए का अगर बात करें, ए का क्या है आपका? ए का क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में मिल रहा है क्या आपका? अच्छा यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ, आपको क्या होगा? भाग। तो ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। तो ये आपको प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा था। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।